बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी का थर्ड लेक्चर। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लक्षण क्या है, या इनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके गुणधर्म क्या है। क्लियर बच्चों? तो इनके बारे में तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक में। क्लियर बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो मैं यहाँ पे कुछ इनके जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज़ हम लोग को स्टडी करनी है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनका सोर्स क्या है बच्चों, सोर्स। ठीक है बच्चों। सेकेंड, presence of element, ठीक है बच्चों। थर्ड, number of compounds। फोर्थ, nature of bonds। हम इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी में बात करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ कंपाउंड्स हो गया, नेचर ऑफ बॉन्ड्स हो गया, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट हो गया, सोर्स हो गया आपका बच्चों। अब हम बात करेंगे इनके इफ़ेक्ट ऑफ हीट की। ठीक है बच्चों, तो इफ़ेक्ट ऑफ हीट। फिर हम लोग बच्चों बात करेंगे इस पे इनके सॉल्युबिलिटी की। ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो तो सबको जानना हम लोग को, बट ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेवेंथ इज रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में थोड़ा जानेंगे इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे इसमें आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना होती है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं इनमें एक स्पेशल टाइप की फिनोमिना होती है जो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती है, विच इज़ कॉल्ड एज द पॉलीमराइजेशन। ठीक है बच्चों। और 10th इज द होमोलोगस सीरीज फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इन्हीं 10 टॉपिक के बारे में बात करेंगे बच्चों, कि जो हम बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग आज बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट इज द सोर्स, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली, नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही यूनिक चीज़ें आप पता चलेंगी जो शायद आप इसके पहले नहीं जानते थे। इस वजह से बिल्कुल इत्मीनान से वीडियो को देखिए। क्लियर है? क्योंकि बिना इसके जाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चों। समझ रहे हो ना? मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है आपको, तो आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा बच्चों। बनाने के लिए क्या तरीका है बच्चों, कि सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम समझेंगे तभी हमारा इसमें इंटरेस्ट आएगा बच्चों। क्लियर है ना? तो इस वजह से हमने सोचा कि पहले हम बताते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों। क्लियर है ना? तो मैंने बात किया यहाँ नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे हम, नेचर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ हीट की बात करेंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग, आइसोमेरिज्म की हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे हम लोग होमोलोगस फॉर्मेशन की। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग का जो पहला इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, द फर्स्ट इज द सोर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेनली सोर्सेस क्या होते हैं बच्चों, क्लियर है ना? व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर है? तो मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेन सोर्स ऑफ या सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, अगर हम लोग इनके सोर्सेज की बात करते हैं बच्चों, तो इनके मेनली जो सोर्सेज होते हैं बच्चों, वो कह सकते हैं लिविंग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है? जो लिविंग बॉडीज़ होती हैं वो इनके मेनली सोर्स होते हैं बच्चों, ठीक है? यानी कह सकते हो आप एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, ठीक है बच्चों? ये हो गया क्या आपके बच्चों, ये हो गए आपके नेचुरल सोर्स। कौन से हो गए बच्चों? ये हो गए आपके एनिमल्स और प्लांट्स, हम थोड़ी बनाते हैं, ठीक है? ये तो प्रकृति बनाती है, तो दैट इज़ द नेचुरल सोर्स, ठीक है? और आर्टिफिशियल सोर्स की बात करो बच्चों, तो दैट इज़ द सिंथेसाइज्ड मेथड। सिंथेसाइज्ड जो मेथड्स होते हैं, मतलब जो बनाने की विधियां होती हैं जो लैब में, ठीक है, हम बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल मेथड। हम लोग आर्टिफिशियल मेथड से भी इनको बना सकते हैं, ऐसा नहीं बना सकते। आपने सुना था ना कि होलर ने लैब में यूरिया फॉर्मेशन किया था, कैसे बताया था ना मैंने, कि अमोनियम साइनेट को हीट करके, ठीक है, होलर ने क्या बनाया था बच्चों, दैट इज़ अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ रहे बच्चों? और इसको हीट करके उन्होंने क्या बनाया था, दैट इज़ द यूरिया। तो ये कौन सा मेथड हो गया बच्चों, दैट इज़ द आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है? और जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जैसे गन्ना होता है, ठीक है ना, तो गन्ने से गुड़ निकालना, गुड़ से चीनी बनाना, क्लियर बच्चों? यानी गन्ने से सीधे चीनी बनाना, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नेचुरल सोर्स से मिलते हैं हमको बच्चों, ठीक है? बहुत सारे ऐसे आपके रबड़ होते हैं, ठीक है, वो नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, जो आपके रबड़ के पेड़ होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कहाँ से मिलते हैं, या तो एनिमल से मिलते हैं बच्चों, या तो प्लांट से मिलते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आया आपको? एनिमल्स और प्लांट दोनों जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलीमर होते हैं बच्चों जो हमको प्लांट से मिलते हैं। क्लियर, मैंने बताया ना, तो बहुत सारे फाइबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है? बहुत सारे आपके आप कह सकते हो रेयान हो गया, आपका सेलुलोज हो गया, ठीक है? बहुत सारे ऐसे, क्लोरोफिल हो गया, ये सब आपके नेचुरल सब्सटेंसेस है बच्चों, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर है ना? तो मेनली जो सोर्स है बच्चों क्या है, एनिमल, प्लांट्स एंड सिंथेसाइज मेथड, मतलब आर्टिफिशियल, या इनको हम लोग लैब में तैयार करते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट की। द सेकेंड टॉपिक इज द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट। सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स। जैसा आप सबको पता है बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उन्हें कहते हैं जिसमें कार्बन मेनली पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना? उसका जो मेन कंपोजिशन होता है वो क्या होता है बच्चों, वो कार्बन होता है। क्लियर है ना? लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों द मेन कंपोजिशन कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चों? ये मेन एलिमेंट होते हैं जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से पाए जाते हैं, विच आर द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट इनके अलावा, एक्सेप्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सम अदर एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट। कौन कौन से बच्चों? ऐसा हो सकता है कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाए, ऐसा हो सकता है उसमें सल्फर प्रेजेंट हो जाए, ऐसा हो सकता है उसमें फास्फोरस प्रेजेंट हो, ऐसा हो सकता है उसमें हैलोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर बच्चों? तो ये आपके एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है? हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों? प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है? तो प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट की हम बात करते हैं बच्चों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली जो एलिमेंट होते हैं बच्चों वो कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को भी लैब में टेस्ट नहीं करते बच्चों, एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट में यही आपके आते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर है बच्चों?
समझ में आया आपको। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हो तो इनमें आपको मिल जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर इधर आओ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर बच्चों। आई थिंक आपको इसको समझने के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा मैं यहीं पे आपको एक ट्रिक करता हूँ आपको, ताकि आप लोग थोड़ा सा माइंड करिएगा। सभी के कार्बन, हाइड्रोजन, आपका ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, उसके बाद जो आपके हैलोजन है बच्चों, इनकी कम से कम वैलेंसी जानिए, ठीक है, कौन कितने बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड, ठीक है, वो चारों चाहे आपके ऐसे भी हो सकते हैं, 2 डबल हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो, 1 ट्रिपल हो सकता है, 1 सिंगल हो सकता है, ठीक है बच्चों। आपका कार्बन ऐसे ही बॉन्ड बना सकता है, 2 सिंगल 1 डबल हो सकता है। क्लियर है ना। यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वैलेंसी सबको जानना है। इसकी वैलेंसी 4, ठीक है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी जो कॉमन वैलेंसी होती है 3, इसकी कॉमन वैलेंसी, इसकी जो वैलेंसी होती है 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है। क्लियर बच्चों। इसकी वैलेंसी जो होती है वो 3 भी होती है, 5 भी होती है। क्लियर बच्चों। इसकी वैलेंसी जो होती है, फ्लोरीन अगर रहता है, ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनकी वैलेंसी जो होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की वैलेंसी की बात करोगे तो सबकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, 1, क्योंकि सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने आउटपुट पूरा करने के लिए 1 चाहिए होता है इनको, ठीक है। इस वजह से इनकी वैलेंसी बच्चों आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने में दिक्कत ना हो। मैंने आपसे कहा, देखो बच्चों, जिसकी जितनी वैलेंसी है ना, समझ रहे हो, वो उतने नंबर में बांड बनाएगा। वैलेंसी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, व्हाट इज द modern definition of valency, the combining capacity of an element is called as the valency। याद रखिएगा, the combining capacity of an element। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ फास्फोरस है, ठीक है ना, तो यहाँ फास्फोरस की जो combining capacity है, ठीक है बच्चों, कितनी है, 3 है, यानी इसकी जो वैलेंसी होगी कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। बट यहाँ देख लीजिए PCl5 में फास्फोरस की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कितनी है बच्चों, 5 है, ठीक है, यानी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी। समझ में आया आपको, समझ रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा क्योंकि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं कहीं आपको मिलेगा PCl5 भी मिलेगा रिएक्शन कराने के लिए, कहीं आपको PCl3 भी मिलेगा, कहीं आपका PCl5 भी मिलेगा। सोचेगा ये सर कैसे, तो ये इसके पास वैकेंट डी होता है फास्फोरस के पास, तो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड भी कर सकता है। क्लियर है, वो सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट की बात करते हो तो मैं बताया आपको कि मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट के बारे में, और थर्ड पॉइंट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बच्चों। एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा इसमें, वो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। द थर्ड पॉइंट इज़ द नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सोचो, अब देखो बता दो आपको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हम लोग पहले से डिस्कस करते आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसकी डिस्कवरी इसके बाद की बात है, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तो ऑलवेज कंपैरिजन चलता रहता है कि क्या इनके कंपाउंड्स के बारे में। बच्चों बता दूं कि द रेशियो ऑफ कंपाउंड्स, अगर इनके रेशियो की बात करते हो बच्चों, ठीक है, तो इनके रेशियो जो हैं कंपाउंड्स के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के वो 1:20 के हैं बच्चों, ठीक है, 1:20। सोचो, यानी 1 भाग इसका है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का है, तो ठीक है उसके 20 टाइम्स मोर कंपाउंड है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, समझ रहे बच्चों। यानी रेशियो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, वो क्या है बच्चों, दैट इज़ 1:20 का रेशियो है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आपको। और मैं बता दूं आपको कि ऑलमोस्ट मोर देन 20 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं बच्चों आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। आज तक लगभग 20 लाख से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों डिस्कवर हो चुके हैं। आप सोच रहे हो बच्चों कि इतने अधिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनते हैं बच्चों, तो इसका रीज़न जो है बच्चों हम लोग को अगले पॉइंट में मिल जाएगा। क्लियर है ना, विच इज़ द नेचर ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर बच्चों। तो मुझे यहाँ पे यही बताना था आपको कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स का मतलब क्या है, कि पहले मैंने कंपैरिजन किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेशियो क्या है। तो रेशियो इज़ दैट, ये फैक्ट मुझे आपको रिमाइंड कराना था,
1:20। आप सोच सकते हो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तुलना में ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या कितनी ज़्यादा है बच्चों। क्लियर है ना, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 20 टाइम्स मोर है, अधिक 20 टाइम्स ऑलमोस्ट। ठीक है, 20 लाख से भी अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आज तक डिस्कवर हो चुके हैं बच्चों। क्लियर है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड। बच्चों को जो अगला पॉइंट है, ठीक है, दैट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमको ये जानना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उनमें किस तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बता दूँ कि बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो जनरली बच्चों बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या होती है बच्चों, ये इनमें आपके कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, जो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट होता है बच्चों। ठीक है, अब ये क्यों कोवैलेंट क्यों होता है बच्चों, तो आपको 10th पढ़ाया जाता है बच्चों, क्योंकि कार्बन जो है वो C4 पॉजिटिव आयन, ठीक है, बना नहीं सकता और C4 नेगेटिव आयन भी बना नहीं सकता। 2 रीज़न दिए जाते हैं बच्चों। इसके लिए कहा जाता है कि मान लीजिए कि जितना स्मॉलर साइज़ है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक, एक तो नॉन मेटल है, मेटल तो है नहीं, ठीक है, नॉन मेटल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल करके टेट्रा पॉजिटिव कैटायन बनाना डिफ़िकल्ट वर्क है बच्चों, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर होगी, इस वजह से ये जनरली संभव नहीं हो पाता है। क्लियर बच्चों। और सेकेंड जो कह रहे हो आप, कार्बन 4 नेगेटिव आयन, ठीक बच्चों, यहाँ पे देखिए कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है Z=6, E=6 एंड P=6 बच्चों। तो इसके न्यूक्लियस में अगर आप देखते हो तो आपके 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो बच्चों तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 हो जाएगी। तो आपके 6 प्रोटॉन के न्यूक्लियस को 10 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना बच्चों डिफ़िकल्ट वर्क होता है। ठीक है, वो स्टेबल नहीं होता बच्चों, इस वजह से C4 नेगेटिव आयन भी कार्बन जनरली फॉर्म नहीं करता है बच्चों। समझ में आ रहा है ना। इस वजह से ये बीच का रास्ता चूज़ करता है ताकि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे देनी भी ना पड़े, लेनी भी ना पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज ना करना पड़े। इस वजह से ये जो कार्बन है ये बीच का रास्ता अख्तियार करता है और इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, शेयर करता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होती है बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी जो आपको कार्बन बॉन्ड बनाता है इसमें क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा वो उतने ही बॉन्ड फॉर्म बनाता है बच्चों। ठीक है, अगर कार्बन किसी एटम के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है, तो क्या बनाएगा बच्चों, सिंगल। ठीक है, यदि कार्बन किसी एटम के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो क्या बनाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड। ठीक है ना, यदि ऐसे ही कार्बन किसी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो क्या बनाएगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। समझ रहे हो ना। तो हम थोड़ा सा ये भी जानते चलते हैं बच्चों कि कार्बन के द्वारा जो बनाए गए बॉन्ड्स होते हैं बच्चों वो सिंगल भी हो सकता है, मे बी सिंगल हो सकता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, मे बी डबल बॉन्ड हो सकता है बच्चों, मे बी डबल बॉन्ड हो सकता है, मे बी बच्चों ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है ना, यानी कार्बन जो है वो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है बच्चों। क्लियर है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के अंदर टेंडेंसी होती है सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए बच्चों। और इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाए जाते हैं कार्बन के द्वारा, उसका मैं एक रीज़न दे दूं बच्चों। ठीक है, पूछ सकता है आपसे कि कार्बन के मोर देन 20 लाख या मेनी मोर कंपाउंड्स फॉर्म करने के, ठीक है बच्चों, रीजंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो बच्चों 2 रीज़न है। ठीक है, 2 मेन रीजंस इज़ दैट द फर्स्ट रीज़न इज़ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, ये जो कार्बन की जो कैटनेशन प्रॉपर्टी है बच्चों, अभी तक डिस्कवर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में कार्बन की जो कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है बच्चों ये मैक्सिमम होती है, इससे अधिक किसी का नहीं होता बच्चों। फर्स्ट इज दैट कैटनेशन प्रॉपर्टी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ जो लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी, जिसमें कार्बन क्या करता है, अपने ही समान एटम से जुड़ करके एक लंबी चेन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी रखता है। इसी वजह से देखते हुए बहुत टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता है, ओपन चेन कंपाउंड फॉर्म करता है, क्लोज चेन कंपाउंड फॉर्म करता है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करता है। क्लियर ना, देखते हो ना आप, ऐसे भी कंपाउंड फॉर्म करता है।
समझ रहे हो ना, कार्बन इतने हैवी, अभी तो बहुत छोटे हैं। जब पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो आपको बहुत बड़े बड़े ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्म, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इतने यू के बराबर होता है, यानी बहुत अधिक होता है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो ये दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइएस्ट कैटनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब दूसरा चीज़ कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसमें हाईएस्ट क्यों होने पाती है बच्चों, इसका क्या रीज़न है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको एक चीज़ सपोर्ट करती है, दैट इज़ द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये जो बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना, ठीक है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बच्चों, ये मैक्सिमम होती है, ठीक है। इतना कोई भी एलिमेंट के बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है बच्चों। बता दें बच्चों कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है, ऑलमोस्ट 84 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होती है बच्चों, समझ रहे हो। इसके बाद सिलिकॉन की होती है बच्चों, सिलिकॉन की जिसका 54 किलो कैलोरी पर मोल के बाद आता है बच्चों। इसके बाद सल्फ़र की होती है बच्चों, जिसका भी ऑलमोस्ट 54 किलो कैलोरी पर मोल के अप्रॉक्सीमेट होता है बच्चों, समझ में आ रहा है। यानी इस चीज़ को कैटिनेशन प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने वाला बच्चों जो टॉपिक होता है, समझ रहे बच्चों, जो इसको सपोर्ट करता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी को, वो इसके ये, क्योंकि मान लीजिए हम जब दो लिंक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए दो एटम है, अगर इनको लिंक कराते हैं, अगर बीच में कोई एटम है, तो अगर ये मान लीजिए कि ये अगर जो बॉन्ड बना हुआ अगर वीक नहीं होगा तो चेन ब्रेक नहीं कर जाएगी। इस वजह से ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है बच्चों, क्लियर है ना। इसी वजह से कार्बन इतने अधिक साइक्लिक कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाता है, मतलब ओपन चेन या साइक्लिक चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन बच्चों कर पाता है, ठीक है बच्चों। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि कार्बन इतने अधिक कंपाउंड क्यों फॉर्म कर सकता है, बिकॉज ऑफ टू मेन प्रॉपर्टी। द फर्स्ट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसमें अपने ही समान एटम के साथ में लिंक करके क्या करता है बच्चों, लंबी से लंबी चेन फॉर्मेशन का गुण रखता है, चेन फॉर्मेशन का गुण रखता है। और सेकेंड जो प्रॉपर्टी है बच्चों, दैट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। और ये भी जान लो बच्चों कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से अधिक भी होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, और उससे भी अधिक होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, उससे कम होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और उससे कम होती है आपकी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, क्योंकि इसमें देखिए उन्हीं एटम के बीच दो बॉन्ड बन गया ना, तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, और यहाँ पे ऐसे दो बॉन्ड बन गए तो उसको रिक्वायर करने की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चों, अधिक लगेगी ना। और वैसे यहाँ पे क्या है, तीन बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होगा दो पाई होगा, ठीक है, इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, ठीक है बच्चों, इसमें एक सिग्मा है, ठीक है। तो इसमें जो एडिशनल पाई बॉन्ड आ रहा है बच्चों, उसको ब्रेक करने के लिए अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है बच्चों। इसी वजह से थर्ड बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट, उसके बाद डबल बॉन्ड की, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड की इन केस ऑफ कार्बन, ठीक है बच्चों। बॉन्ड लेंथ भी देख लो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है ऑलमोस्ट 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 1.33 या 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास में होती है बच्चों, समझ में आ रहा है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों वो 1.20 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्सीमेट होती है, ठीक है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी जो होती है ये बॉन्ड लेंथ के क्या होता है बच्चों, बॉन्ड लेंथ के रेसिप्रोकल होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। बॉन्ड लेंथ के क्या होता है, यह बॉन्ड लेंथ अधिक है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ छोटा है तो ये एनर्जी क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको इसमें ये बताया कि इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो पहले बार बताया मैंने, जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है बच्चों, कोवैलेंट इन नेचर होता है, ठीक है ना। मैंने बताया क्यों होता है, तो C4 पॉजिटिव या C4 नेगेटिव आयन जो होते हैं वो इसके लिए स्टेबल नहीं होते हैं, इस वजह से फिर इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ये स्टेबल नहीं होता है, क्लियर है, समझ में आया। उसके बाद मैंने ये बताया कि कार्बन जो होता है वो अपने ही समान एटम्स जुड़ करके फिर मैं बताया आपको इतने अधिक कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं इसके, तो फिर मैं बताया इसके कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब सब कुछ मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। अब वीडियो को रिवर्स करके अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में तो रिवर्स करके भी देख सकते हो आप, क्लियर है ना। तो मान लीजिए ऑनलाइन वीडियो है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और फिर से रिवर्स करके भी इसको देख सकते हो, ठीक है बच्चों। हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज़
इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट। क्लियर बच्चों, हम अभी हीट के इफ़ेक्ट की बात करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, हम लोगों को पता है कि अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें जनरली कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो तो बच्चों स्ट्रांग होता है, समझ रहे हो बच्चों, वो तो आपका स्ट्रांग होता है, वो बच्चों स्ट्रांग होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग थोड़ा हीट देते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये आसानी से इनकी फिजिकल स्टेट को चेंज किया जा सकता है। मतलब अगर कोई सब्सटेंस है, अगर के पास सॉलिड है, ठीक है, अगर इसको हीट दोगे बच्चों तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, और हीट दो किस में चला जाएगा? वो गैस में। ऐसा आसानी से किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप देखते हो कि डालडा जो होता है, डालडा, ठीक है, तो डालडा जो होता है बच्चों, अगर थोड़ा सा जब ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, ठंडी दिनों में देखो तो डालडा किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही आपका गर्मी दिन आता है वो किस में हो जाता है बच्चों? लिक्विड फॉर्म चला जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। और चूल्हे पर रख तो गर्म कर दो उसको तो वेपर के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स में जनरली वीक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है बच्चों। यानी इनमें, इनके बीच में, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चों, ये क्या होता है? वीक होता है। और उससे कह सकते हो आप कि वो वंडर वॉल फोर्स की कैटेगरी में आता है। वंडर वॉल फोर्स की कैटेगरी में आता है, समझ आ रहा बच्चों। तो ये वीक फोर्स होता है, इस वजह से हीट देने से आसानी से इनकी फिजिकल स्टेट को चेंज किया जा सकता है बच्चों। समझ में आ रहा है आपको। बहुत सारे तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो ऑलरेडी गैसेस फॉर्म पाए जाते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो नेगेटिव में जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों मेथेन देख लो, ठीक है, मेथेन इज अ गैस, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ जाएगा बच्चों? नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, समझ आया बच्चों। तो इनके जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं बच्चों वो बहुत कम होते हैं, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो। यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बच्चों वो वेरी क्या होते हैं बच्चों? लो होते हैं, वेरी लो, ठीक है। फिर पूछे क्यों? तो इस वजह से कहिएगा उसको, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वीक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों। इसमें और भी केसेस हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। हमने कहा केवल अभी मैंने एक चीज़ बताई है कि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कई तरह के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं बच्चों। दैट इज़ द डाइपोल फोर्स, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पढ़ोगे आप लोग, समझ आ रहा है। डिस्पर्सन फोर्स पढ़ोगे बच्चों, इंड्यूस डाइपोल फोर्स पढ़ोगे बच्चों। तो वो सब जो वंडर वॉल फोर्स जो होते हैं बच्चों उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं बच्चों। अभी सिंपली ये हम ये बता रहे हैं आपको कि जो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वीक होता है, इसी वजह से हीट के द्वारा इनकी फिजिकल स्टेट को ईजिली चेंज किया जा सकता है। क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो अगला पॉइंट है हम लोग का, हम लोग बात करते हैं उसमें सॉल्युबिलिटी की। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर बच्चों, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ बच्चों? क्योंकि इसमें तमाम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चों। हायर एग्जामिनेशन में जेईई नीट वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन बताऊँ बच्चों। एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि वाई एथिल क्लोराइड इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट C2H5OH इज सॉल्युबल इन वाटर। पूछा जाता है कि एथिल क्लोराइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में नहीं घुलता है, लेकिन एथिल अल्कोहल जो होता है वो जल में घुल जाता है, क्यों? वाई। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देता है क्यों करके। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सॉल्युबिलिटी की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बच्चों। तो मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट जान लो बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो
वे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही वाटर सॉल्युबल होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो हम लोग सॉल्युबिलिटी दो चीज़ में चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो वाटर में, ठीक है, और दूसरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक बच्चों। ठीक है ना, कार्बनिक विलायक का मतलब बच्चों जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, जैसे CaCl4 हो गया बच्चों। ठीक है, C2H5OH अल्कोहल हो गया बच्चों, C6H6 बेंजीन हो गया बच्चों, C6H5CH3 टॉलिन हो गया बच्चों, जाइलिन हो गया बच्चों। समझ रहे हो? तो ऐसे जो सब्सटेंसेज होते हैं, इन्हें CS2 को भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर्म में लिया गया बच्चों। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सॉल्बिलिटी होती है बच्चों, वो दो चीज़ में देखते हैं। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। जनरली मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बच्चों, इस तरह सॉल्वेंट में ईजिली डिज़ोल्व होते हैं। बिकॉज आपको बताया जाएगा आगे चल के, लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है बच्चों, मतलब जो जिस तरह का नेचर रखता है बच्चों, वो उसमें ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक डिज़ोल्व लाइक के कॉन्सेप्ट से डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में घुलते भी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं घुलते हैं। तो मैंने कहा कि सॉल्बिलिटी हम दो चीज़ में देखते हैं। द फर्स्ट इज़ द वाटर, बिकॉज वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। समझ रहे बच्चों? इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं हम लोग। इसी वजह से हम लोग पहले पानी में चेक करते हैं, जब पानी में नहीं घुलता है तो फिर हम लोग डिफरेंट सॉल्वेंट्स को चेक करते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? तो देखो, वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं। वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं बच्चों, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है बच्चों, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं विथ वाटर। ठीक बच्चों, वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द अट्रैक्शन फोर्स बच्चों। क्या होता है बच्चों? दैट इज कोई भी बॉन्ड जो होता है बच्चों, दैट इज द अट्रैक्शन फोर्सेज। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं बच्चों। तो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ में सॉल्युबल है, ये तभी सॉल्युबल होगा जब क्या करेगा, वो पानी के साथ में बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, कहते हैं लोग कि पानी को शराब में मिला के पीना चाहिए, पीते भी हैं लोग। क्लियर है ना? तो एथिल अल्कोहल जो होता है बच्चों, ये वाटर में ईजिली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब कहते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट ये सॉल्युबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, तो ये ईजिली बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। कैसे बच्चों? पता है कि ये बॉन्ड पोलर है, निगेटिव, और ये बात पॉजिटिव। ठीक है, ये बॉन्ड पोलर होता है, निगेटिव और यह पॉजिटिव। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है, इसका इस हाइड्रोजन से जो लिंकिंग होता है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बच्चों? यही जो लिंकेज है उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो वो कंपाउंड दिखाता है वाटर से। तो अगर कोई कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल, तो ये केवल तभी हो सकता है जब ये क्या करे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए वाटर साथ में क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बच्चों तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों क्या होता है, नहीं बनता है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, जल में घुलने वाला नहीं है, मतलब इनसॉल्युबल होगा और विलेय होगा। ठीक है बच्चों, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बना कौन हो सकता है बच्चों? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है वो सबसे अधिक फ्लोरीन में होती है, फिर ऑक्सीजन, और फिर आपका नाइट्रोजन। यानी ये जो एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन से जब लिंक करते हैं बच्चों, ठीक है, दैट इज द कौन सा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों। अगर कोई भी आपका कंपाउंड है जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रखता है, ठीक है, तो अगर उसको पानी डिजॉल्व करते हो, अगर ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है तो वो घुलेगा, अदरवाइज नहीं घुलेगा। क्लियर है बच्चों? जैसे मैं क्वेश्चन कर दूं बच्चों, अब बताओ कि ग्लूकोज
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, ठीक है, इसमें से कौन घुल जाएगा बच्चों? तो देखो ग्लूकोज के पास बच्चों CHO, CH, OH ऐसे लगभग 4 यूनिट होते हैं बच्चों, ठीक है, और CH2OH देख रहे हो, इसके पास OH ग्रुप है, ठीक है, और वही चीज़ इसके पास नहीं है। तो इसके पास जो OH ग्रुप है ये पानी के साथ में कर लेता है क्या बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? ये कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ में आ रहा है? तो ये कोई ग्लूकोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है बच्चों, ये पानी में घुल जाता है, लेकिन वही बेंजीन आपका पानी में नहीं घुलने वाला बच्चों, ठीक है। तो ये था सिंपल सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट बच्चों। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है तभी वाटर में जब घुलेगा, जब क्या बनाएगा वो वाटर से क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो घुलेगा। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो क्या बच्चों? वो नहीं घुलने वाला है। क्लियर? इज़ दैट क्लियर बच्चों? जो अगला हम लोग का टॉपिक है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शंस की, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बच्चों। हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये जनरली मॉलिक्यूल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। दे आर नॉट मेड ऑफ आयंस, ये आयंस नहीं बचे होते हैं, बने होते हैं बच्चों। दीज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? यानी इनके केस में जो होने वाला रिएक्शन होगा बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो होने वाला रिएक्शन होता है बच्चों, दैट इज द मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? और मॉलिक्यूलर रिएक्शन बता दो बच्चों, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर, molecular reactions are generally moderate reactions, moderate reaction, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों, मॉडरेट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं बच्चों जो कुछ मिनटों, कुछ घंटों, कुछ सेकेंडों में पूरे होते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जो फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, ठीक है, या कुछ घंटों में पूरे होते हैं बच्चों, ऐसे रिएक्शन कहते हैं बच्चों को मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। यानी जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में होने वाले रिएक्शंस होते हैं बच्चों, वो जनरली किस रेट से होते हैं? या तो मॉडरेट होंगे या तो स्लो रेट से होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, फास्ट रेट से नहीं होते बच्चों, क्या होते बच्चों? स्लो रेट से या फिर मॉडरेट रेट से। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो फास्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, वो अगला केसेस हैं आपके। लेकिन जो लगभग इसमें जो 90% जो रिएक्शंस होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, वो किस रेट से होते हैं बच्चों? मॉडरेट रेट से होते हैं। किससे होते हैं? मॉडरेट रेट से। न बहुत, जो मॉडरेट बताए उसे कहते हैं न बहुत फास्ट हो, न बहुत वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो। समझ आ रहा है बच्चों? न बहुत फास्ट न बहुत स्लो, ठीक है, इन दोनों के बीच का मतलब कुछ सेकेंड, कुछ घंटों, कुछ मिनट में जो पूरे होते हैं रिएक्शन, उन्हें कहते हैं। यानी इनके रिएक्शन की जो रेट होती है वो मॉडरेट होती है और स्लो होती है, ठीक है, मॉडरेट और स्लो, ठीक है ना, स्लो, क्योंकि वो इसमें बीच में आएगा। मैंने ये नहीं कहा वेरी स्लो, नहीं, मैंने ये कहा कि वेरी फास्ट, ठीक है, क्योंकि वेरी फास्ट रिएक्शन जो होते हैं बच्चों वो आयनिक रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन, बिकॉज ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पूरे हो जाते हैं बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ 10⁻15 सेकेंड के आसपास में, ठीक है, समझ रहे बच्चों? ये पूरे रिएक्शन हो जाते हैं 10⁻15 से लेकर 10⁻6 सेकेंड के आसपास में, ऐसे रिएक्शन बच्चे पूरे हो जाते हैं। क्लियर है ना? तो ये बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते बच्चों वो इस रेट से नहीं होते बच्चों ना, वही तो बहुत फास्ट हो गया, ठीक है ना। यानिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, बट जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों? या तो स्लो होंगे, ठीक है, या तो क्या होंगे बच्चों? मॉडरेट रेट से होंगे। क्लियर है ना? समझ में आया आपको बच्चों? जो अगली चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं प्रॉपर्टी के बारे में इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है आपका आइसोमेरिज्म बच्चों। और आइसोमेरिज्म जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है बच्चों, ठीक है। इसी वजह से मैंने लिखा है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल ट्रेंड है बच्चों, आजकल जेई में देख लो आप, ठीक है, या नीट में देख लो,
हर साल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन रहता ही है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल से हो, चाहे ऑप्टिकल से हो, चाहे टाटोमेरिज्म से हो, समझ रहे हमारे बच्चों, ठीक है। तो आपको इस पे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं, इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस वजह से इसको अलग से हम लोग टॉपिक लेके पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना in which the same molecular formula having organic compound but different in the physical and chemical property। मतलब ये है आप बच्चों आपका कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं तो वो तो सेम होते हैं, बट उनकी जो फिजिकल और केमिकल फॉर्म जो आपकी प्रॉपर्टी होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं बच्चों, यही तो आइसोमेरिज्म है, C2H6O बच्चों, ठीक है बच्चों। ये सेम फार्मूले के मैं दो अलग अलग कंपाउंड बनाता हूँ बच्चों, जिनका दोनों का फार्मूला जो होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है बच्चों, मैंने बताया तो आपसे कि समान अणुसूत्र के वे भिन्न विनियोगिक जिनके गुणों में भिन्नता जो होती है, ठीक है, या तो उनकी संरचना में भिन्नता की वजह से हो, या तो उनके स्पेस में जो एटम के जो अरेंजमेंट हो, ग्रुप की जो अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट हो, ठीक है, इसके वजह से हो, तो उन्हें कहते हैं आइसोमर, और फिनोमेना कहलाती है क्या, आइसोमेरिज्म। क्लियर बच्चों। ये नहीं सेम फार्मूला होगा दोनों कंपाउंड का, लेकिन प्रॉपर्टी जो होगी वो दोनों की अलग अलग होगी। दैट इज़ बिकॉज ऑफ, या तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट की वजह से होगा ऐसा, ठीक है, या फिर स्पेस में एटम और ग्रुप की जो अरेंजमेंट होगी बच्चों, ठीक है, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये मैंने बोला ना कि इसको डिफरेंट डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। तो सेम फार्मूला था, दो डिफरेंट कंपाउंड, आइसोमर, फिनोमेना, आइसोमेरिज्म, सिंपल वे में, ठीक है। तो जैसे देखिए मैं इस फॉर्मूला लिख रहा हूँ कंपाउंड, तो मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3CH2OH विच इज कॉल्ड एज द एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। और इसी फॉर्मूले का दूसरा कंपाउंड जो है वो CH3OCH3, ठीक है। इसका नाम बच्चों डाई मेथिल ईथर, या इसको कहते हो आप IPSC नेम में एथॉक्सी, सॉरी बच्चों, मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है बच्चों। और इसका नाम होता है IPSC नाम, दैट इज कॉल्ड एज द एथेनॉल बच्चों। क्लियर है ना। अब देखिए बच्चों, सेम फार्मूला था बट इनकी प्रॉपर्टी क्या अलग है, ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शन देगा, ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शन देगा, ठीक है। ये हाईली वाटर सॉल्युबल है, ये लेस वाटर सॉल्युबल है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको, क्लियर है ना। क्योंकि जिस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना सकता है, ये नहीं बना सकता बच्चों, समझ रहे हैं ना। इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक है, इसमें कम होगा। क्लियर है। यानी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी बच्चों, और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना, ये इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों, टोटली डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। इस वजह से ये दोनों हो गए आइसोमर, फिनोमेना इज कॉल्ड एज द आइसोमेरिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आवर फ्यूचर लेक्चर्स। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग बात करेंगे बाद में उसके बारे में, ठीक है। मैंने सिंपली बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म जो होती है वो बहुत ही अधिक पाई जाती है, ग्रेटर एक्सटेंट में पाई जाती है, ग्रेटर एक्सटेंट में पाई जाती है बच्चों, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। 9 पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इसमें पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ही स्पेशल टाइप की फिनोमिना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन, जिसमें कहते हैं हम लोग बहुलक निर्माण की अफ्क्रिया, उसे कहते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही मॉडर्न केमिस्ट्री है बच्चों, आजकल सबसे अधिक डिमांडिंग ब्रांच में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, विच इज़ कॉल्ड एज द पॉलीमर केमिस्ट्री बच्चों, पॉलीमर केमिस्ट्री, विच इज़, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में जो मोस्टली बच्चे जो चीज़ें यूज होती हैं वो कहीं ना कहीं से पॉलीमर होती हैं। आप टूथब्रश से लेकर के देख लो, जूतों की सोल देख लो, गाड़ियों की टायर देख लो, ठीक है, टीवियों का जो बैक कवर होता है उसको देख लो, स्विचेस देख लो, मोस्टली आपके
कपड़े देख लो, ठीक है, समझ रहे हो ना। मोस्टली चीज़ें जो हमारे आसपास दिखती हैं बच्चों, वो सब पॉलीमर है बच्चों, ठीक है। और वो चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भरपूर पाई जाती है बच्चों। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक देखते हो आप, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन, ठीक है, पीवीसी हो गया, नायलॉन हो गया, नायलॉन 66 हो गया, बहुत सारे, बहुत, मैं गिना नहीं सकता बच्चों, इतने सारे इसके एप्लीकेशंस हैं पॉलीमर केमिस्ट्री के। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों। आप जानते हो कि एथिलीन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जब ट्रीट किया जाता है बच्चों, कैटलिस्ट के रूप में लेते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ऑक्सीजन लेते हो बच्चों, ठीक है, तो आपको मिलता है क्या बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। और ऐसे बहुत सारी संख्या में आपके जो एथिलीन मॉलिक्यूल होते हैं वो जुड़ जाते हैं बच्चों, वो क्या मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पॉलीथीन। समझ बच्चों। तो ये जो रिएक्शन है एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बता दें बच्चों, जो पॉलीमर होते हैं बच्चों, पॉलीमर जिसको कहते हो बच्चों आप बहुलक कहते हो, पॉलीमर, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही हाई होता है बच्चों, वेरी हाई, ठीक है ना। ये कह सकते हो दीज आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्या होता है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, जटिल अणु जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बच्चों वो इतने AMU, ठीक है, या U के बराबर होता है बच्चों, मतलब इससे भी अधिक हो सकता है, समझ में आ रहा है। इस रेंज में इनके मॉलिक्यूलर वेट आते हैं। दीज आर द वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ, आपने सुना होगा बेकेलाइट वगैरह, कचकाड़ा, ठीक है, जिससे स्विचेज वगैरह बनते हैं बच्चों, वो सब क्या है बच्चों, पॉलीमर। दैट इज़ अ वेरी मच डिमांडिंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इस वजह से पॉलीमराइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों, ठीक है, जिसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं, एक लंबी चेन का कंपाउंड फॉर्म करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज द पॉलीमर। क्या कहते हैं बच्चों, उसको पॉलीमर कहते हैं, ठीक है, जैसे पॉलीथीन। 10th जो बच्चों इसमें है, लास्ट टॉपिक इसमें, इसकी प्रॉपर्टी में, विच इज़ कॉल्ड एज द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, इसको बच्चों आप लोगों को पता है कि ये सीरीज़ 11th की है, ठीक है, GOC हम लोग 11th में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, GOC। तो 10th में आपने पढ़ा होगा होमोलोगस सीरीज विच इज़ कॉल्ड एज द, हिंदी में कहते हैं सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी कहते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो सजातीय श्रेणी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, बता दूं आपको कि ऑर्गेनिक, मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा इसको, आप चाहो तो नोट बना सकते हो उसका सुन करके। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बनिक यौगिकों को मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो तथा किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस हो तथा उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस हो, तो ऐसी सीरीज जो कहते हैं हम लोग क्या बच्चों, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अल्कोहल होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, ठीक है, उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 OH, दिस फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये किसके लिए बच्चों, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के लिए है बच्चों, समझ में आ रहा है। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं वो इस तरह के फार्मूले का अल्कोहल फॉर्म करते हैं बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट 99% कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड होमोलोगस सीरीज, ठीक है बच्चों। एल्केन हो, देखो सब फॉर्म करते हैं, एल्केन CnH2n+2 फॉर्मूले फॉर्म करता है, ठीक है ना, जिसमें CH4 आ जाएगा, C2H6 आ जाएगा, C3H8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, C4H10 आ जाएगा, C5H12 आ जाएगा, क्लियर बच्चों। एल्किन बनाती हैं CnH2n पे, एल्काइन बनाती हैं CnH2n-2 पे, ऐसे ही एल्कोहल बनाते हैं इस पे, एल्डिहाइड बनाते हैं CnH2n+1 CHO पे। तो एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्स द होमोलोगस सीरीज, क्लियर है बच्चों।
तो मैं सिंपली आपसे बता रहा हूँ, अब देख लो यहीं पे मेथेन और इसके बीच में, एथेन के बीच में किसका डिफरेंस है, CH2 का, और मॉलिक्यूलर वेट में 14 का। ठीक है, और मैंने देखो इसका सबसे पहले रखेंगे, इसको दूसरा सब रखेंगे, इसको तीसरे पे रखेंगे, और इसको चौथे पे, इसको पाँचवें पे। ठीक है, तो 10th में हल्का पर पढ़ा आप लोगों ने। मैं आप बस बता रहा हूँ आपको कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनमें होमोलोगस सीरीज फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है, गुण होता है बच्चों। ठीक है, और किसी भी होमोलोगस सीरीज के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच में, रिस्पेक्टिव मेंबर्स के बीच में जो फॉर्मूले में डिफरेंस होता है वो होता है किसका, CH2 का, और जो मॉलिक्यूलर वेट पे डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, कितने का होता है, 14 का। ठीक है बच्चों, और जितनी भी होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है, उन सबके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में याद रखिएगा, जितनी भी होमोलोगस सीरीज होती है उन सबके जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होती है बच्चों, सिमिलरिटी होती है। क्या होती है बच्चों, सिमिलरिटी होती है। क्लियर बच्चों, तो ये मैंने एक लंबा सा क्लास लिया आज, ठीक है, किसके बारे में बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जनरल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद।